चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं अपना इन्वायरमेंट का दूसरा टॉपिक जो है इकोलॉजी। तो पहला बेसिक क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है घटना चक्र का। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन। तो इकोलॉजी किसके किसके बीच की स्टडी है? तो ये ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच की स्टडी है, जिसको एज अ होल हम लोग इकोलॉजी बोलते हैं। इन्वायरमेंट में आपका वही एबायोटिक बायोटिक कंपोनेंट आ जाता है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, इसमें एक और बात ध्यान रखेंगे कि इकोलॉजी जो वर्ड है वो एक अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। आप नीचे इसके सॉल्यूशन में पढ़ सकते हैं। जर्मन साइंटिस्ट है अर्नेस्ट हैकल, इसको ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हालांकि अब ये वन लाइनर में तो कम ही पूछे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बार ध्यान रख लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। पूछा गया है द टर्म इकोसिस्टम वॉज प्रपोज बाय, किसके द्वारा इकोसिस्टम टर्म दिया गया है? तो A.G. टेंसले के द्वारा दिया गया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का सही होगा। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द इकोसिस्टम। पहला है इट रिप्रेजेंट्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द फिजिकल इन्वायरमेंट इन एनी गिवन स्पेस एंड टाइम। हाँ, सही है इकोसिस्टम के बारे में। दूसरा है फंक्शनल यूनिट है, बिल्कुल इकोसिस्टम हम लोग की पहली फंक्शनल यूनिट है जो कि काम करती है। तीसरा पूछा इट हैज़ इन ओन प्रोडक्टिविटी। जी हाँ, उसकी अपनी प्रोडक्टिविटी है। जैसे कि अगर आप पिछले उसमें देखा था हम लोग चैप्टर में कि 2200 कैलोरीज पर केजी पर स्क्वायर मीटर थी आपकी प्रोडक्टिविटी। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की 1600 के अराउंड थी आपकी। टेम्परेट रेन फॉरेस्ट की, सॉरी डिसीडियस फॉरेस्ट की इसी तरह कम होते होते ओशन की कुछ 200 या 300 थी। तो हाँ, ये इकोसिस्टम की अपनी प्रोडक्टिविटी होती है। चौथा पॉइंट है इट इज़ अ क्लोज सिस्टम। नहीं, इट इज़ एन ओपन सिस्टम, कोई भी आ जा सकता है, कोई भी पेड़ पौधे आप लगा सकते हैं, वो अपने आप से पनप सकता है, कोई भी जानवर आगे अपना हैबिटेट बना सकता है, अपना घर बना सकता है। तो ये ओपन सिस्टम है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। पूछा है इसमें से इकोसिस्टम के बारे में क्या करेक्ट नहीं है। इट कंप्राइजेज बोथ एबायोटिक एनबायोटिक कंपोनेंट। जी हाँ, ये सही है। इट हैज़ इट्स प्रोडक्टिविटी, ये तो सेम रिपीटेड क्वेश्चन ही है, देख लीजिए, वही क्लोज सिस्टम का ऑप्शन है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है विच 4 कंपोनेंट कॉन्स्टिट्यूट एन इकोसिस्टम। तो ऑप्शन सही है वाटर, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर पहला। दूसरा है सॉइल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल। तीसरा एबायोटिक मटेरियल, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। तो ये देखिए प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, ये एबायोटिक प्लस बायोटिक हो गए, तो इसमें सब आ गए। जैसे पहला वाला जो ऑप्शन था उसमें सिर्फ एबायोटिक थे, दूसरे वाले में भी सिर्फ एबायोटिक थे, तीसरे में एबायोटिक प्लस बायोटिक अलग अलग करके दे दिए गए हैं। चौथा ऑप्शन में देखिएगा तो उसमें सिर्फ बायोटिक कंपोनेंट्स दिए हुए हैं। तो यानी हम लोग का बेस्ट आंसर सी होगा, जो एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट दोनों मिला के दिए हुए हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को कौन अच्छे से डिफाइन कर रहा है? तो डेफिनेशन के हिसाब से पढ़ लेंगे, जिसमें हम लोग को डेफिनेशन में बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट का एक साथ वो मिलेगा, डेफिनेशन के साथ साथ मिल के रह रहे हैं, वही हम लोग का ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन हम लोग का एक कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विथ वन अनदर। तो ये सिर्फ आपका बायोटिक के बारे में दिया है, क्योंकि कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विथ अदर कम्युनिटी दैट इज बायोटिक प्लस बायोटिक, तो दो बायोटिक नहीं, इसमें एबायोटिक का पार्ट नहीं आया। अब इसमें दिया है द पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज़ इनहेबिटेड बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ऐसा नहीं है, लिविंग नॉन एबायोटिक जो कंपोनेंट हो नॉन लिविंग भी तो हुआ, तो नॉन लिविंग भी तो होना चाहिए। तीसरा है कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टुगेदर विद द इन्वायरमेंट। हाँ, ये देखिए इसमें इन्वायरमेंट वर्ड आ गया। तो इन्वायरमेंट आपका कंपोज होता है एबायोटिक फैक्टर से। इन्वायरमेंट में आपका सब आ गया, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फियर, जो हम लोग का एबायोटिक कंपोनेंट है। फिर चौथा भी बार देख लीजिए फ्लोरा एंड फौना, ये पर डिफाइन कर दिया।
आपका बायोटिक कंपोनेंट, यानी चौथा भी नहीं होगा। तो बेस्ट ऑप्शन आपका सी ही होगा, जो ऑर्गेनिज्म है कम्युनिटी का, ऑर्गेनिज्म लिविंग विथ इन्वायरमेंट, मतलब ऑर्गेनिज्म प्लस इन्वायरमेंट आ गया, जो हम लोग का पहला डेफिनेशन था इकोलॉजी का, सेम टू सेम वही हो गया। बेस्ट डिस्क्राइब द इकोसिस्टम। चलते हैं 7th पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम? पॉन्ड, फील्ड, फॉरेस्ट, नॉन ऑफ दीज। फील्ड जो है ह्यूमन क्रिएट करते हैं खुद से, जैसे वीट फील्ड, राइस फील्ड, नॉर्मल फील्ड, कुछ रोपने के लिए, कुछ लगाने के लिए, वो नेचुरली क्रिएट होके नहीं आता है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर फील्ड होगा। सेम टू सेम 8th क्वेश्चन भी है रिपीटेड। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन है आपका, द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी सपोर्टेड बाय द एनवायरनमेंट इन द गिवन। मतलब टोटल जो सपोर्ट किया जा रहा है ऑर्गेनिज्म को किसी एनवायरनमेंट में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पहला है पॉपुलेशन, दूसरा है कैरिंग कैपेसिटी, तीसरा है पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ बायोमास, चौथा है नॉन ऑफ दिस। तो जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो हम लोग कैरी करते हैं विदाउट एनी डैमेज टू द इन्वायरमेंट, इसमें इनको ये भी डालना चाहिए था कि विदाउट बीइंग एनी डैमेज टू द इन्वायरमेंट, वो होता है कैरिंग कैपेसिटी। तो कैरिंग कैपेसिटी की ही डेफिनेशन ही होती है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी सपोर्टेड इन एन इकोसिस्टम और इन एन इन्वायरमेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के नीचे, क्वेश्चन नंबर 10th। पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब नॉट ओनली द फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म बट ऑल्सो इट्स फंक्शनल रोल इन द कम्युनिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो इसमें है इकोटोन, इकोलॉजिकल निशे, हैबिटेट, होम रेंज। तो इसका ऑप्शन होगा इकोलॉजिकल निशे, क्योंकि ये आपका स्पेसिफिक पोजीशन के साथ साथ हैबिटेट के बारे में बताता है और फंक्शनल रोल के बारे में बताता है। आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, वैसा ही डिफाइन किया हुआ है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। पूछा है एक्चुअल लोकेशन और प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स हिल कॉल्ड। तो ये तो हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, ये हैबिटेट होगा, जो आपका घर होता है जहाँ आप रहते हैं। जैसे कि कल एक क्वेश्चन आया था इरावेडी डॉल्फिन का, तो हम लोगों ने देखते ही बता दिया था कि नहीं ये गलत होगा, क्योंकि डॉल्फिन उसका शायद नर्मदा रिवर था ऑप्शन में, तो वो हैबिटेट नहीं है इरावेडी डॉल्फिन का, वो घड़ियाल का हैबिटेट है, तो हम लोगों ने उसको आउट कर दिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम कवर्स द लार्जेस्ट एरिया। तो वही ओशन होगा। इसमें ऑप्शन है मैरीन इकोसिस्टम, हाँ वही सेम ओशन है मैरीन इकोसिस्टम। देखिए नेक्स्ट में वही पूछ लिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 12 और 13 सेम था, तो हम लोगों ने 12 सॉल्व कर लिया, 13 को रहने देते हैं। 14th है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस। तो इकोलॉजिकल बैलेंस में क्या है जो मदद नहीं करता है? जैसे बायोस्फीयर रिजर्व बनाते हैं हम लोग, तो इकोलॉजी बैलेंस होती है हम लोग की। इफॉरेस्टेशन में पेड़ पौधे बढ़ते हैं, जानवर का हैबिटेट मिलता है, तो इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन होता है। रेन वाटर मैनेजमेंट में भी यही एडवांटेज है। लेकिन कटिंग फॉरेस्ट में आपका इकोलॉजिकली डिसबैलेंस होता है, क्योंकि आपके पेड़ फ्लोरा फौना भी यानी पेड़ पौधे भी कम हो रहे हैं और हैबिटेट भी घट रहा है जानवरों का, उन लोगों का भी घर जा रहा है। तो हम लोग का आंसर होगा कटिंग फॉरेस्ट। ये सब सिंपल है, आप मार सकते हैं, इससे इतना ईजी क्वेश्चन अब आजकल आ नहीं रहा है, लेकिन फिर भी एक आइडिया लेने के लिए अच्छा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मेन कॉजेज ऑफ इकोलॉजिकल इम्बैलेंस इन इंडिया। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस इन इंडिया पूछा है, तो पहला है डिफॉरेस्टेशन, दूसरा डेजर्टिफिकेशन, तीसरा है फ्लड एंड फेमाइंस, चौथा है रेनफॉल वेरिएशंस। देखिए डिजर्टिफिकेशंस भी है कहीं ना कहीं, फ्लड्स भी आते रहते हैं, लेकिन जो मेन रीज़न है ना वो डिफॉरेस्टेशन है, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन हम लोग बहुत कर रहे हैं अर्बनाइजेशन करने के लिए, रोड बिल्ड करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए,
तो पूरा इकोलॉजी हम लोग का डैमेज हो रहा है ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। इस आंसर में बेस्ट ऑप्शन है डिफॉरेस्टेशन, तो हम लोग डिफॉरेस्टेशन पे जाएंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्ट दैट डिस्टर्ब इकोलॉजिकल बैलेंस। तो इसमें ऑप्शन है लम्बरिंग, सोशल फॉरेस्ट्री, वन महोत्सव, एफॉरेस्टेशन। तो लम्बरिंग वही होता है कनाडा में एज एन प्राइमरी ऑक्यूपेशन है लम्बरिंग, इसका मतलब वही पेड़ काटना होता है, तो लम्बरिंग ही हो गया क्योंकि पेड़ काटने से इकोलॉजी डिस्टर्ब होती है। अब इसमें पूछा है 17 में हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल ऑफ एन इकोसिस्टम, इसमें कौन होता है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस या डिकम्पोजर। तो अब इसमें जो हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल होता है, पहला होता है प्राइमरी लेवल, फर्स्ट लेवल जो प्रोड्यूसर होता है जिसमें प्लांट आते हैं। फिर आता है सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल जिसमें हर्बीवोरस एनिमल होते हैं, वो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। फिर आता है थर्ड ट्रॉफिक लेवल जिसमें होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, कार्निवोरस, जो कि सिर्फ एनिमल्स खाते हैं, जैसे आपका टाइगर, लॉयन, ये लोग ज़्यादा डियर या फिर रैबिट खाते हैं, तो कार्निवोरस में। फोर्थ टॉपिक लेवल है टर्चरी कंज्यूमर का, इसमें है जो हाईएस्ट लेवल होता है, इसमें ओमनीवोरस होते हैं। इनको चाहिए तो होता है ज़्यादातर आपका एनिमल यानी प्राइमरी कंज्यूमर को कंज्यूम करना चाहते हैं ये लोग, लेकिन नहीं मिलता है तो ये लोग प्रोड्यूसर भी खा लेते हैं, जैसे फॉक्स इसके ऊपर अच्छा, फॉक्स इसका बेटर एग्जांपल है। और डिकम्पोजर जो है वो इस ट्रॉफिक लेवल में नहीं आता, वो इन सबसे ऊपर आता है, अलग आता है, इसलिए हम लोग आंसर नंबर सी पे जाएंगे, ओमनीवोरस पे। इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोटिक कंपोनेंट, एयर, प्लांट, बैक्टीरिया, एनिमल। यानी जो जीवित नहीं है वो कौन सा कंपोनेंट है। बायोटिक मीन्स जो लिविंग थिंग्स नहीं है, नॉट अ बायोटिक मीन्स जो लिविंग थिंग्स नहीं है। तो एयर आपका लिविंग बीइंग में नहीं आता है, तो एयर इज़ अ बायोटिक कंपोनेंट। अब इसमें पूछा है प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है इको बॉडी की, तो जो सोलर एनर्जी होती है, सूरज से जो रोशनी आती है, वो होती है हमारी प्राइमरी एनर्जी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। पूछा है ड्राइविंग फोर्स ऑफ एन इकोसिस्टम क्या है। तो इकोसिस्टम को एनर्जी कहाँ से मिलती है, फोर्स कहाँ से मिलता है, ये क्वेश्चन का मतलब है। तो वही हम लोग अभी बताया जाए सन की एनर्जी पे, यानी सोलर एनर्जी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 कंसर्निंग द फूड चेन ऑफ एन इकोसिस्टम। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज डिकम्पोजर। तो डिकम्पोजर किसे हम लोग मानते हैं, वायरस, फंजाई, बैक्टीरिया। तो डिकम्पोजर जो होता है जो ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक करता है, आपका डेड बॉडीज ऑफ प्लांट और एनिमल को। ठीक है, तो डिकम्पोजर दो ही तरह के होते हैं, बैक्टीरिया और फंजाई, और उनका जो फॉर्म होता है, जो सोल्यूशन में देखिए लिखा हुआ है, यस्ट एंड माउल्ड उसको बोलते हैं। और फिर ये आपका रिलीज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड या फिर जो भी नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है इन द एटमॉस्फेयर। तो आपका वायरस नहीं होगा इसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइमरी कंज्यूमर इन एन इकोसिस्टम। प्राइमरी कंज्यूमर आपका हर्बीवोरस एनिमल हो गए, तो आप बस इस आप ऑप्शन में देख के समझ जाइए जो हर्बीवोरस होगा सिर्फ वही आंसर होगा। तो फॉक्स आपका हर्बीवोरस और कार्निवोरस दोनों होता है, तो फॉक्स को आप निकाल दीजिए, ऑप्शन नंबर 3 और 4, ऑप्शन नंबर 4, 3 और 4 जहाँ जहाँ है वो नहीं होगा, तो इस आंसर का होगा 1 और 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वही है, इन अ फूड चेन मैन इज प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर या प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों। तो मैन दोनों ही है, प्राइमरी और सेकेंडरी। वो प्लांट भी खाता है, वो एनिमल भी खा लेता है। तो मैन को दोनों माना जाएगा, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। फिर एक 24th क्वेश्चन पूछा है 10% लॉ किससे रिलेटेड है। तो 10% लॉ है जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी से रिलेटेड है। जैसे पहले ट्रॉफिक लेवल पे अगर आपकी 100 यूनिट एनर्जी गई है, तो आपका सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे सिर्फ 10 ही यूनिट एनर्जी जाएगी, यानी
जो प्लांट ऑटोट्रॉफ जो फूड बनाए प्रोड्यूसर्स 100 यूनिट, फिर अगर वो जो हर्बीवरस एनिमल खाते हैं तो उन्हें बस 10 ही यूनिट मिलता है। फिर उसके बाद जब सेकेंडरी लेवल पे आता है तो वो 10 यूनिट 1 यूनिट बन जाता है, यानी उस 10 यूनिट के पास 10% गया। फिर जब थर्ड पे जाता है तो वो आ जाता है आपका 0.01, एक मिनट कैलकुलेट करना चाहिए, वो 0.1 यूनिट हो जाता है, सॉरी 1/100 इंटू 10, हाँ वो हो जाता है आपका 0.01 यूनिट। तो इस तरह करते करते इस तरह आपका 0.1 यूनिट लास्ट उस पर पहुँचता है। इसी वजह से ट्रॉफिक लेवल कभी भी तीसरे चौथे के ऊपर आगे नहीं पहुँच पाता है, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफ़र हो ही नहीं पाती, तो इसके ऊपर सर्वाइव ही नहीं कर पाता है कभी कोई। तो हमेशा आप जब भी नोटिस करिएगा तो ट्रॉफिक लेवल तीसरे चौथे पे जाते जाते ख़त्म हो जाता है। अब पूछे मैराइन इन्वायरमेंट में प्राइमरी प्रोड्यूसर्स क्या है? फाइटोप्लैंक्टन, सीवीड, मैराइन एंजियोस्पर्म और या एक्वेटिक ब्रायोफाइट्स। तो इनमें फाइटोप्लैंक्टन होगा, जो आपके कोरल रीफ होते हैं वही है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। आते हैं अगले क्वेश्चन के साथ 26 पे। Among the biotic component the ecosystem, ये पूछा है प्रोड्यूसर कौन होते हैं, तो प्रोड्यूसर हमारे प्लांट्स ही होते हैं। 27 ट्रॉफिक लेवल 1 इंक्लूड्स, ट्रॉफिक लेवल 1 प्रोड्यूसर्स होते हैं तो इसका भी प्लांट होगा। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द इकोसिस्टम, तो ऑप्शन पढ़ते जाइए। प्राइमरी कंज्यूमर्स आर लीस्ट डिपेंडेंट अपॉन द प्रोड्यूसर। लीस्ट कैसे होगा, क्योंकि प्राइमरी कंज्यूमर को तो भाई प्रोड्यूसर से ही खाना मिलेगा ना। प्राइमरी कंज्यूमर्स आर आउट नंबर प्रोड्यूसर्स, नहीं प्रोड्यूसर ज़्यादा हैं। फिर तीसरा प्रोड्यूसर्स ऑफ मोर देन प्राइमरी कंज्यूमर्स, हाँ ये सही है। फिर चौथा ऑप्शन है सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल, नहीं लार्जेस्ट तो नहीं है, पावरफुल भले ही थोड़ा बहुत हो सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर इज करेक्ट? माउंटेन मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम दिया है, नहीं माउंटेन तो मोस्ट स्टेबल नहीं होगा। दूसरा है एबायोटिक कंपोनेंट बैक्टीरिया, नहीं एबायोटिक कंपोनेंट नहीं है बैक्टीरिया, एबायोटिक नहीं है क्योंकि एक लिविंग बीइंग है। तीसरा है ग्रीन प्लांट इकोसिस्टम, हाँ ग्रीन प्लांट इकोसिस्टम में आ जाता है, इसलिए हम लोग ग्रीन प्लांट पे जाएंगे। फिर रेनफॉल ग्लोबल वार्मिंग के लिए नहीं है, रेनफॉल एबायोटिक कंपोनेंट में काउंट हो जाएगी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। तो ये फूड चेन के बारे में पूछा है, तो फूड चेन में आप नोट देख लीजिए, पहले प्रोड्यूसर, फिर हार्बीवोरस, फिर कार्निवोरस, फिर ओमनीवोरस। तो आपका पहले आ जाएगा ग्रास, फिर ग्रास होपर, फिर आपका आ जाएगा फ्रॉग, फिर स्नेक। फ्रॉग हो गया आपका कार्निवोरस टाइप, ग्रास होपर, हाँ हार्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। तो स्नेक ठीक है, ओमनीवोरस में काउंट कर सकते हैं क्योंकि फ्रॉग खाता है वो, लेकिन फ्रॉग कभी स्नेक नहीं खाता है जल्दी, क्या खाता ही नहीं है। हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। तो ऑप्शन नंबर ए होगा प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट अ फूड चेन। तो उसी लॉजिक पे लगा लेंगे हम लोग, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अभी पूछा है 32 क्वेश्चन है, बायोमास पिरामिड इज रिवर्स्ड इन विच इकोसिस्टम। बायोमास पिरामिड क्या होता है, जैसे ट्रॉफिक लेवल है आपका, प्रोड्यूसर, ट्रॉफिक लेवल 1, ट्रॉफिक लेवल 2। तो जो प्रोड्यूसर होता है, जैसे अगर लैंड वाले इकोसिस्टम में देखिएगा तो प्रोड्यूसर प्लांट्स हमेशा बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं, तो उनका बायोमास बहुत ज़्यादा होता है।
तो वेट के हिसाब से वो वैसे ही रहते हैं, वो ट्रायंगल शेप में ही आता है वो, ट्रॉपिक लेवल 1, ट्रॉपिक लेवल 2, ट्रॉपिक लेवल 3, ट्रॉपिक लेवल 4। लेकिन मैराइन इकोसिस्टम में जाइएगा तो जो वेट है वो जो लास्ट कंज्यूमर है आपका, टर्शरी कंज्यूमर, वो वेल है, वेल मछली है या फिर कोई और बड़ी मछली शार्क है, तो उन लोग का मास बहुत ज़्यादा होता है। तो आप हमेशा ये नोटिस करिएगा कि जो आपका वाटर इकोसिस्टम है यानी सी, ओशन और ये बड़ी बड़ी मछलियाँ, तो वो आपका वाटर इकोसिस्टम में बायोमास पिरामिड, बायोमास मतलब वजन का जो वेट का होता है वो इन्वर्टेड होगा। बाकी सब में तो सीधा होगा, लैंड में और आपका एनर्जी में, लेकिन ये वाटर वाले में बायोमास में उल्टा हो जाएगा, जो वाटर वाला इकोसिस्टम होगा। तो इसका आंसर होगा आपका फॉर पॉन्ड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म लाइकली टू शो द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ DDT। तो ये देखिए इसका आंसर बहुत आसान है, जो आपका टर्शरी कंज्यूमर होगा, जो सबसे लास्ट में होगा, उसमें सबसे ज़्यादा होगा। तो हम लोग देख लेते हैं कौन सा टर्शरी पे आ जाए। जैसे कि ग्रास ऊपर तो प्राइमरी पे आएगा, कैटल भी आपका प्राइमरी पे ही आ जाएगा। टोड जो है फ्रॉक का छोटा बेटा, छोटा फ्रॉक को टोड बोलते हैं, तो टोड सेकेंडरी पे है, लेकिन टोड से ऊपर भी स्नेक है, तो स्नेक में सबसे ज़्यादा DDT वो होगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो इसका लॉजिकल आंसर ये है कि आपको पता करना है कि कौन सा टर्शरी आपका एनिमल है, टर्शरी कंज्यूमर है, उस पर आपको आंसर मार देना था। इस क्वेश्चन को उलट के भी दे सकते हैं कि प्रोड्यूसर है, प्राइमरी कंज्यूमर है या सेकेंडरी, तो आप टर्शरी पे आंसर मार देंगे या फिर सेकेंडरी पे, जो ऐसा ऑप्शन रहेगा लास्ट वाला। 34th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द ट्रांसफ़र फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर इन एन इकोसिस्टम। बताया ही था 10% लॉ, डिक्रीज़ कर जाता है एक लेवल से अगले लेवल पे जाके, सिर्फ 10% ही बचता है, तो इसका आंसर होगा डिक्रीजेज। फिर क्वेश्चन नंबर 35 पूछा है द अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द ट्रांसफ़र फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल। ओह, रिपीटेड क्वेश्चन है, चलिए आगे बढ़ते हैं, डिक्रीजेज हो जाएगा। हो गया, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 36 है आपका। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री इज नॉट इको फ्रेंडली। बबूल, नीम, पीपल, यूकेलिप्टस। तो इसका आंसर यूकेलिप्टस होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी सोखता है ग्राउंड वाटर, इस वजह से इसको एनिमी ऑफ द एनवायरनमेंट भी कहा जाता है। और इसकी वजह से और सब अगल बगल के जो इनके प्लांट होते हैं और वो तो उसको सर्वाइव करने में दिक्कत होती है। 37 क्वेश्चन सेम है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड हैज़ार्ड, इन्वायरमेंटल हैज़ार्ड। तो वही यूकेलिप्टस है, क्योंकि पानी पी जाता है। अब पूछा है लेंटिक हैबिटेट क्या होता है, विच द एग्जाम्पल ऑफ लेंटिक हैबिटेट। देखिए दो चीज़ होता है, लेंटिक और लोटिक हैबिटेट, ये वाटर से रिलेटेड होते हैं। तो जो ठहरा हुआ पानी होता है, रुका हुआ पानी होता है, उसको हम लेंटिक बोलते हैं, जो बहता रहता है कॉन्टीन्यूस, जैसे रिवर हो गया, आपका लेक हो गया, जो बहता रहता है, तो उसे हम लोग लोटिक हैबिटेट बोलते हैं। तो जो रुका हुआ पानी है वो आपको मिलेगा पॉन्ड्स एंड स्वैम्प्स, यानी तालाब और वो जो स्वैम्प होता है उसमें। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 39th क्वेश्चन है द ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू डिस्टिंक्ट कम्युनिटीज नोन एज। इसको तो इकोटोन बोलेंगे। इकोटोन जैसे आपका एक तरफ से मान लीजिए पानी बह रहा है और थोड़ा सा आगे आपको जाके फॉरेस्ट मिलता है, तो आपको जहाँ पानी बह रहा है वो एक इकोसिस्टम हो गया, जहाँ फॉरेस्ट हो दूसरा इकोसिस्टम होगा। तो उसके बीच में जो एरिया है ग्रासलैंड एरिया आपको मिलेगा, तो एक तरह से उन दोनों के बीच का वो इकोटोन हो जाएगा। इसीलिए इकोटोन को बोलते हैं ट्रांजिशन बिटवीन टू बायोलॉजिकल कम्युनिटीज़। अब इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। तो इस ऑप्शन को देख लेते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ओशन।
चलते हैं पर क्वेश्चन नंबर 41 में। सेम क्वेश्चन है, 42 भी सेम है। टिक मारते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंथ्रोपोजेनिक बायोम। तो एंथ्रोपोजेनिक मतलब जो होता है मैन मेड, मतलब जो इंसान द्वारा बनाया गया। तो इंसान द्वारा जैसे जो खेती वेती होती है, या फिर वो मछली पालन करता है, एक्वाकल्चर जो करता है, तो वो एक तरह से आपका एग्जांपल हो जाता है एंथ्रोपोजेनिक बायोम। तो इसमें आंसर है इसका, ग्रासलैंड तो अपने से बनता है, रेन फॉरेस्ट भी अपने से बनता है, फ्रेश वाटर तो खैर है ही अपने आप में नेचुरल। तो क्रॉप लैंड जो हम लोग अपने से घास बनाते हैं, एग्रीकल्चर लैंड, वो है आर्टिफिशियल एंथ्रोपोजेनिक बायोम। इसको आर्टिफिशियल भी बायोम बोल सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। पहला है मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ आर इन ट्रॉपिकल वाटर्स, सही है। दूसरा है मोर देन 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ इज लोकेटेड इन द टेरिटरीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस, बिल्कुल सही है। कोरल रीफ होस्ट फार मोर नंबर ऑफ एनिमल फाइटोप्लैंक्टन देन होस्टेड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये भी आंसर बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द अर्थ, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, बायोम या बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर में आपका तीनों आ जाता है, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, इसलिए हाइड्रोस्फीयर को, बायोस्फीयर को हम लोग लार्जेस्ट इकोसिस्टम बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 है द साइक्लिंग ऑफ एलिमेंट इन एन इकोसिस्टम। जो एलिमेंट्स की साइक्लिंग होती है, जिसको हम लोग वाटर वेपर साइकिल बोलते हैं, या नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं, सल्फर साइकिल बोलते हैं, कि कैसे वो इन्वायरमेंट में आ रही है, फिर कैसे वो जा रही है। तो जो साइकिलिंग सिस्टम है उसको हम लोग बोलते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल। तो इसका आंसर होगा बी। फिर वही पूछा है 47 में, और अच्छे से डिफाइन किया है, द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट थ्रू वेरियस कंपोनेंट इन एन इकोसिस्टम। तो जी हाँ, बिल्कुल इसका होगा बायोजियोकेमिकल साइकिल। अब इसमें पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इकोलॉजिकल बैलेंस। एक है वाटर मैनेजमेंट, नहीं, इकोलॉजिकल बैलेंस होता है वाटर मैनेजमेंट से। एफॉरेस्टेशन से भी होता है बैलेंस, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से भी मैनेज होता है इकोलॉजी। इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट से नहीं होता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के लिए हम लोग को कई बार ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं जो कि लॉस टू इकोलॉजी होता है, बायोडाइवर्सिटी होता है। फिर एक क्वेश्चन है इकोलॉजी इज अ परमानेंट इकोनॉमी। ये आपका उठ के कहाँ आया था? ये आया था आपका चिपको मूवमेंट में, जब वन काटे जा रहे थे, तो उसमें बोला गया था कि वहाँ के ट्राइबल लोगों द्वारा या वहाँ के लोकल लोगों द्वारा कि नहीं, आप पेड़ मत काटिए, क्योंकि इकोलॉजी जो है वो हमारी परमानेंट इकोनॉमी है। तो वहीं से ये उठ के आया था चिपको मूवमेंट से कि इकोलॉजी इज आवर परमानेंट इकोनॉमी। 50th क्वेश्चन है चिपको मूवमेंट इज रिलेटेड टू, ये ऑप्शन हो जाएगा प्लांट कंजर्वेशन। आते क्वेश्चन नंबर 51 पे। पहला है द टर्म इकोसिस्टम वाज फर्स्ट यूज्ड बाय एजी टेंसले, ये तो सही लग रहा है मेरे ख्याल से। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है दोज ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूस देयर फूड देमसेल्फ आर टर्म्ड एज ऑटोट्रॉफ्स, ओके, ये भी सही है। तीसरा है कंज्यूमर कंज्यूम देयर फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, नहीं, तीसरा नहीं सही होगा। कंज्यूमर कहाँ फोटोसिंथेसिस का यूज़ करते हैं, तो ऑटोट्रॉफ्स यूज़ करके अपना फूड बनाते हैं उससे। फिर चौथा है डिकम्पोजर कन्वर्ट इनऑर्गेनिक मैटर इनटू ऑर्गेनिक मैटर। डिकम्पोजर्स यानी जो बैक्टीरिया और फंजाई हैं, ऑर्गेनिक, हाँ ये भी सही लग रहा है क्योंकि डिकम्पोजर कंपोज करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, इसका आंसर क्या है। 1, 2 एंड 4 होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो नहीं, इसका आंसर है 1 एंड 2। सोल्यूशन एक बार देख लेते हैं। नहीं, उसमें उल्टा लिखा था, डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक मैटर। अब हम लोग और क्वेश्चन में दिया था
इट डिकम्पोजेज इनटू फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर टू फ्रॉम इनऑर्गेनिक मैटर टू ऑर्गेनिक मैटर, जबकि है उल्टा, ऑर्गेनिक मैटर से इनऑर्गेनिक मैटर में जाता है। तो इसका आंसर होगा 1 and 2। सॉरी फॉर माई मिस्टेक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। ये क्वेश्चन पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इकोसिस्टम इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। तो हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी आपकी होगी मैंग्रोव्स की, उसके बाद है ग्रासलैंड, फिर लेक्स, फिर ओशन की सबसे मिनिमम प्रोडक्टिविटी होती है, क्योंकि सबसे नीचे ओशन में आपका सनलाइट पहुंच नहीं पाती है। तो प्रोडक्टिविटी क्या होता है कि एरिया जितना ज़्यादा बड़ा रहता है, प्रोडक्टिविटी अपने आप धीरे धीरे कम हो जाती है अगर सनलाइट ना पहुंचे तो। इसलिए इसका मैंग्रोव्स, ग्रासलैंड, लेक और ओशन होगा। चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 53 पे। कंसर्निंग फूड चेन इन द इकोसिस्टम, अ फूड चेन इलस्ट्रेट द ऑर्डर इन विच चेन ऑफ ऑर्गेनिज्म फीड अपॉन ईच अदर। ठीक है, सही बात है। फूड चेन ऑर्डर बताता है कि किस ऑर्डर में एक दूसरे को खाया जा रहा है। दूसरा है फूड चेन आर फाउंड विद इन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज। नहीं, विद इन द पॉपुलेशन नहीं होता है, ये डिफरेंट स्पीशीज में होता है। तीसरा है फूड चेन इलस्ट्रेट द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इज ईटन बाय अदर्स। नहीं, ये नंबर भी नहीं बताता है, बस इसका पहला ही होगा कि हाँ बस ये बताता है कि कौन किसको खा रहा है। क्वेश्चन नंबर 54 पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, पहला है स्टेटमेंट द एनर्जी फ्लो इन द बायोस्फीरिक इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल। हाँ सही है, ऊपर की तरफ जाती है, पहले ऑटोट्रॉफ में, ऑटोट्रॉफ से प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। तो पहला ही सही होगा। तो दूसरा है ऑप्शन नंबर 6 देख लेते हैं सारा। द एनर्जी फ्लो इन बायोस्फीयर, नहीं। रिलेटिव लॉस ऑफ एनर्जी इन नेचुरल इकोसिस्टम डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग, relative loss of energy in natural ecosystem decreases with increasing trophic level। ये ऑप्शन भी तो ठीक ही लग रहा है, मैं चेक कर लेते हैं। ये तो सही, ये भी तो ऑप्शन ठीक ही लग रहा है, लेकिन ये लग रहा है ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, इसलिए चूज़ किया गया है। चलिए एक बार ऑप्शन नंबर डी भी पढ़ लेते हैं। स्पीशीज इज प्रोग्रेसिवली हायर ट्रॉफिक लेवल अपीयर्स टू बी लेस एफिशिएंट इन यूजिंग अवेलेबल एनर्जी। नहीं, ये तो नहीं होगा, क्योंकि जो हायर ट्रॉफिक लेवल पे जो स्पीशीज़ होते हैं वो एनर्जी बहुत कंजर्व करके रखते हैं यूज़ करने के लिए, क्योंकि उनको अवेलेबिलिटी उनके पास एनर्जी की कम होती है, इसलिए वो लोग बहुत प्रॉपर यूज़ करते हैं। जैसे आपने टाइगर लायन को देखा होगा, दे यूज़ देयर एनर्जी इन दिस स्पेसिफिक टाइम, आइदर या तो हंटिंग के लिए या तो फिर हंटिंग के लिए ही मोस्ट प्रॉब्ली यूज़ करते हैं, और रेस्ट ऑफ द टाइम वो सोते ही रहते हैं अपनी एनर्जी बचाने के लिए। चलिए अब हाई लेवल क्वेश्चन है इसमें कुछ, तो वो 1 मिनट के ब्रेक के बाद करते हैं।